नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर आप लोगों का इस ई लर्निंग क्लासेस में, विद्या कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले सेशन में अधिगम के विषय में चर्चा किए थे। अधिगम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके विषय में जानकारी कर लिए थे। और आज हम लोग जो है अधिगम के विषय पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन अधिगम के अंतर्गत दो टॉपिक, एक अधिगम के पक्ष और दूसरा अधिगम के प्रकार। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अधिगम के कौन कौन से पक्ष होते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्लियर? चलिए अगर शुरू करते हैं। अधिगम के पक्ष की बात किया जाए तो हाँ, इसके पहले आपको एक बार जरूर बता दें कि जैसे हम लोग जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप लोग इसका नोट्स वगैरह तैयार करते रहिएगा साथ साथ, और जो है प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर जो है कोई प्रैक्टिस में कोई समझ में है, उसको जो है आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़ा कंसिडरेशन है कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कहीं कमेंट करेंगे, वही हम लोग को जान लीजिए कि मिल रहा है, कुछ कोई विशेष फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो अधिगम के पक्ष की बात करेंगे। अधिगम के अंतर्गत पहला जो पक्ष है वो है ज्ञानात्मक। क्या भैया? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। थोड़ा इसके विषय में हम जान लेते हैं तो हम समझाएंगे। जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीन पक्ष हैं। आप लोग ध्यान, एक नाम सुना होगा ब्लूम महोदय का। ब्लूम टैक्सोनॉमी करके शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ाया जाता है टॉपिक। तो ब्लूम महोदय ने 3H का एक सिद्धांत दिया हुआ है। कौन सा है? 3H का सिद्धांत। 3H में 3H बताया है। एक पहला H का मतलब इन्होंने रखा है हर्ट, हैंड और हेड। जैसे कि सबसे पहला संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक को इन्होंने हेड से रखा, भावात्मक को हर्ट से रखा है और हैंड को क्रियात्मक पक्ष से जोड़कर रखा है। ठीक है, तो अभी जो शिक्षण हम लोग शुरू करेंगे, शिक्षण का जो टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उसमें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो उस पर और बेहतर से हम इसको समझाएंगे। लेकिन आज हम जो टॉपिक है हमारा अधिगम के पक्ष की, तो अधिगम के जो पक्ष होते हैं, पक्ष का मतलब होता है अधिगम को प्रमोट करना या अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरकीब हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही उसके पक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहला पक्ष में बताया गया है ज्ञानात्मक पक्ष। क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध जो है हेड से होता है। ठीक है, मस्तिष्क से होता है, जिसके अंतर्गत जो मेन फैक्ट पॉइंट है, मतलब इससे पूछ लेगा संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, या विकल्प में दे देगा कि इसका संबंध होता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा इसके लिए, तथ्यों का ज्ञान। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को आपको सीखना है या कोई भी जानकारी लेना है, तो उसको सीखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले उसके विषय में, उस तथ्य का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अगर तथ्यों का ज्ञान आपके पास है तो उससे आप सीखते हैं। तो कौन सा पक्ष प्रमोट कर रहा है? ज्ञानात्मक पक्ष। ओके, दूसरा है उसके बाद, हाँ, तथ्यों का ज्ञान होगा सूचना व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन से सीखना। मतलब किसी प्रकार की सूचना आप पा रहे हैं, उसको अपने मस्तिष्क में रख रहे हैं, मेमोरी में रख रहे हैं। ठीक है, और उस सूचना के माध्यम से कुछ आप अपने भविष्य में सीख रहे हैं, या कोई अन्य उसके प्रति बौद्धिक कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस या कोई बौद्धिक कौशल किसी से अर्जित कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो आप सीखते हैं, जानकारी करते हैं, मतलब आपके अंतर्गत, आपके व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, वही भैया क्या? अधिगम। ये सीखना। क्लियर?
तो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध तथ्यों के ज्ञान से, सूचना व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन से। जो भी बालक सीखता है, उसके व्यवहार में जो भी अस्थायी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन के लिए कौन सा पक्ष काम करता है भाई? ज्ञानात्मक पक्ष। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि भाई जैसे अब इसके अंतर्गत कुछ विशेष तथ्य हैं, विशेष कुछ ब्रांचिंग ब्लूम महोदय ने इसके अंतर्गत कुछ वर्गीकरण किया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले इसमें तथ्यों का ज्ञान, तो इन्होंने सबसे पहले ज्ञान का मतलब होता है संज्ञान, मतलब किसी चीज को अपने अंदर क्या कर लेना, धारण करना। स्मृति होती है लेकिन उसको भाई समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग में आना, ठीक है। तो ज्ञान जो होता है किसी भी चीज को सीखने का एक तरह से कह दीजिए कि पहला चरण के रूप में माना जाता है। वही कोई चीज सीखना तो ज्ञान के अंतर्गत संज्ञान में आपको आना पड़ेगा। ओके, तो आप पहला पॉइंट भी ये जानिएगा कि ज्ञान से पूछ लेगा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, तो विकल्प में दे देगा ज्ञान दे देगा, बोध दे देगा और अनुप्रयोग दे देगा, और चौथा विकल्प बना देगा सभी। तो सभी भी आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो अब ये पूछ लेगा कि ब्लूम महोदय के अंतर्गत बताया गया ज्ञानात्मक पक्ष में से संबंधित होता है। तो अब भाई ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित ये 6 पॉइंट होते हैं, 6 को एक स्टेप से आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है भाई? ज्ञान, उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। तो ये एक स्टेप से का, और कभी कभी ये भी दे देगा, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण का एक सही क्रम पूछ लेगा, व्यवस्थित करने के लिए तथ्यों को पूछ लेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, सही क्रम इसका यही है। सबसे पहले ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब इसके अंतर्गत हम इस पर हर एक टॉपिक पर से ज्ञान क्या, बोध, अनुप्रयोग क्या क्या होता है, इसका हम जब आपको शिक्षण पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शिक्षण के अंतर्गत इसको हम पूरा जो है मतलब व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको आपको केवल इसको याद कर लेना और स्टेप जान लेना, बस क्लियर हो गया होगा असंज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष। तो दूसरे पक्ष पे आते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक का मैंने बताया कि हार्ट से संबंधित होता है, हृदय से। जैसे जिस पर कोई भी बालक जैसे किसी की व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखते हुए अपने अंदर कुछ सहानुभूति जताता है ना, या उसके प्रति कुछ दया दृष्टि दिखाता है, तो उसके अंदर एक तरह से भावनाएं है ना, उसके विचारों को जानता है या उसके विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी क्या होती है भाई? भावना होती है। तो इसके भावनात्मक पक्ष में हार्ट का संबंध होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के दृष्टिकोण के द्वारा सीखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो हमारे सामने आया, हमारी उसकी वार्तालाप हुई, ठीक है। वार्तालाप से उसके सोच, उसके विचार को देखा गया, मतलब समझा गया, तो उसके दृष्टिकोण को हम जाने कि वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा है हमारे प्रति या नकारात्मक से सोच रहा है। तो उससे हमारे अंदर, हमारे अपने व्यवहार में जो भी अस्थायी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ओके, अगला है मूल्य। वही बात है, मूल्य का मतलब वही आपके प्रति वो क्या विचार रख रहा है, ठीक है। तो जो भी विचार रखेगा आप भी उसी के प्रति वही विचार रखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मतलब कहते नहीं भाई हमने सीख लिया आपसे जो सीखना है, आप हमसे जैसा व्यवहार कर रहे हैं हम भी आपसे वैसा व्यवहार करेंगे। तो इसके अंदर कोई परिवर्तन सामने वाले व्यक्ति के अंदर आया तो वही उसका क्या है? अधिगम है। और भावों तथा संवेगों के द्वारा सीखना, ध्यान दीजिएगा। तो भावात्मक पक्ष में आपको क्या क्या पॉइंट में माइंड में रखना है? व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, उसके भाव तथा संवेगों के द्वारा सीखना। मतलब जो उसके संवेग मैंने कल भी बताया कि संवेग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कुछ सामने परिवर्तन होते हुए उसके अंदर कोई भी अचानक कोई परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे क्रोध सा आ जाता है, डर सा आ जाता है, भय सा लग जाता है। मान लीजिए कि कहीं पर कोई सर्प सांप वगैरह देखा है ना, तो वो सीधे पलायन हो गया, भाग गया। तो ये सब उसके अंदर मतलब कि एक तरह से संवेग से उठते हैं, ठीक है। तो उससे उसके अंदर कोई ना कोई अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसके माध्यम से जो बालक अपने अंदर परिवर्तन लाता है वही उसके क्या हो? अधिगम है। और ये अधिगम किस पक्ष को प्रमोट करता है? भावात्मक पक्ष को प्रमोट करता है, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष में व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य,
भावों तथा संवेगों के द्वारा जो सीखना होता है वो बालक का कौन सा पक्ष कार्य करेगा? भावात्मक पक्ष एज ए हार्ट। क्लियर? अब इसके अंतर्गत भी जान लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सा तथ्य हैं जिनको हम एक सीरीज से वर्गीकृत किए हैं। इसको भी आप जान लीजिए। सबसे पहला इसमें ये जानिए कि इसके 5 चरण हैं। ठीक है, 5 स्टेप में बालक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत अपने व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन लाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं आग्रहण। आग्रहण अब एक स्टेप समझ लीजिए, बस मैंने कहा इसको जब हम टीचिंग के सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। अभी केवल हम लोग नाम जानेंगे और स्टेप याद करेंगे। ठीक है, तो आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूलन, संगठन और स्वाभाविकरण। ठीक है, आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूलन, संगठन और स्वाभाविकरण। ठीक है, तो अब आप जो है इस 5 स्टेप को एक कह दीजिए क्रमबद्ध तरीके से आपको क्या करना भाई, याद कर लेना है। ठीक है, इसका क्रम पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है अधिगम के पक्ष के अंतर्गत भावात्मक पक्ष से संबंधित है तो मान लीजिए दे देगा आग्रहण दे देगा और इसके 3 विकल्प दे देंगे, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और आग्रहण। तो आप किस पे टिक मारेंगे? आग्रहण पर टिक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि आग्रहण जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित है। और ऐसे पूछ लेगा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, अब इसका 3 विकल्प दे देगा, इसका 1 विकल्प दे देगा। ठीक है, 3 विकल्प आग्रहण, प्रतिक्रिया, संगठन दे दिया और इसका बोध या अनुप्रयोग कुछ भी दे देगा। तो संज्ञानात्मक संबंधित जो होगा उसको आप मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके विकल्प बनाए जाएंगे, सवाल भी बनाए जाते हैं, उसको भी साथ साथ समझते जाइए बेटा। चलिए, अगला तीसरा पक्ष है क्रियात्मक या चेष्टात्मक पक्ष। क्रियात्मक मतलब किसी के अंदर जब कोई कार्य, शारीरिक कार्य करने की चेष्टा जैसी उत्पन्न होती है, मतलब कह सकते हैं कि भौतिक मतलब जैसे हम कोई अपने भौतिक जगत में किसी भी चीज को बनाते हैं, अपने हाथ से किसी चीज को चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो अर्थात कह सकते हैं हम अपने गामित नियंत्रण के द्वारा, है ना, विभिन्न कौशलों को सीखते हैं। गामित नियंत्रण का मतलब होता है जैसे कोई भी डांसर है ना, तो अपने हाथ पैर पर नियंत्रण स्थापित करता है कि डांस कहाँ पर, कौन से पैर चल रहे हैं, कौन से हाथ कहाँ चल रहे हैं ना, तो उसको विशेष ध्यान रखने का प्रयास करता है। तो उसको सीखने का कौन सा पक्ष काम करता है? उसके लिए क्रियात्मक पक्ष काम करता है। ठीक है, जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है भाई, अब ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग के समय हैंडल पे भी हाथ होता है, पैर ब्रेक पे होता है, स्कलेटर पे होता है। तो इन सब में अब सभी मतलब शारीरिक अंगों पर वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है, जिस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तब वो कुछ सीख पाता है। जब तक नियंत्रण नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बनता है उसके शारीरिक अंगों में, तब तक कोई नियंत्रण मतलब कोई अधिगम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष जो होता है इसके अंतर्गत बालक भौतिक तथा गामित नियंत्रण के द्वारा विभिन्न कौशलों को सीख जाता है। मतलब वो अपने शारीरिक अंगों में ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है कि जिससे वो अपने कुछ जीवन में कुछ ना कुछ सीख जाए। तो उसके लिए कौन सा पक्ष कार्य करता है भाई? क्रियात्मक पक्ष कार्य करता है। ठीक है, अभी इसका संबंध इसके प्रकार, अधिगम के प्रकार से भी होगा, उसमें और बेहतर बताया जाएगा, लेकिन इसमें आपको इतना जरूर याद करना है, क्रियात्मक पक्ष का संबंध जो होता है भौतिक क्रियाएं तथा गामित नियंत्रण के द्वारा। गामित मतलब जानते हैं आप लोग, गामित मतलब होता है कि कुछ अपने मतलब शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हुए जो है, हाँ, शारीरिक अंग प्रत्यंग को नियंत्रण स्थापित करते हुए अपने व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन बालक लाता है वो क्या है? अधिगम है। ठीक है, और विभिन्न कौशलों को क्या करता है? सीख जाता है। इससे अब हमने बताया कि कोई भी जो है डांसर है, ड्राइवर है, या कोई भी योगा कर रहा है, वो अपने शारीरिक अंगों पर विशेष नियंत्रण स्थापित करता है। जब नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। तो उस अस्थायी परिवर्तन से बालक क्या करता है? सीख जाता है। और जब वो सीख गया तो उसके अंदर क्या विकसित हो गया? कौशल। ठीक है, तो दोबारा उसको सीखने की जरूरत नहीं है, वो अगले को सिखाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, क्लियर? चलो, तो इसके भी पक्ष हैं, उसके भी कुछ वर्गीकरण किए गए हैं तथ्यों को, उसको भी जान लेते हैं। इसके 6 पक्ष। ठीक है, 6 टॉपिक इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है प्रांजल ब्लूम महोदय ने। तो सबसे पहले इसमें क्या है? प्रत्ययीकरण, दूसरा है मनोमिति, तीसरा है निर्देशित, चौथा है प्रतिक्रिया, पांचवा है कार्य कौशल और छठा जो है जटिल बाह्य व्यवहार। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत 6 टॉपिक आपको
मतलब याद कर लेने हैं और इसका एक सीरियल क्रमबद्ध तरीका आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सीरियल जो है आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी सीरियल ही दे देता है, मतलब बनाने के लिए क्रम निर्धारित करने के लिए लिख देगा। तो ऐसे विकल्प में लिखा रहेगा प्रत्ययीकरण, मनोमित, निर्देशित, प्रक्रिया, कार्य कौशल, जटिल व्यवहार, ऐसे 5-6 स्टेप लिख देगा। फिर अगला विकल्प जो बनाएगा पहले मनोमित कर देगा, उसके बाद प्रत्यय करेगा, मतलब कह सकते हैं कि जो है प्लेसमेंट कर देगा, हेरा फेरी कर देगा उसमें। लेकिन आपको सही जो इसका क्रमबद्ध होता है उसे आपको जानना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज्ञानात्मक पक्ष क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें बनेगा तो आप लोग जरूर संज्ञानात्मक में जितने भी तथ्यों को हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप याद कर लीजिएगा, भावात्मक में याद कर लीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष में इसका वर्गीकरण कितने कितने पार्ट में किस सीरियल से किया गया इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब अधिगम के अंतर्गत हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अधिगम के प्रकार। क्या है भाई? अधिगम के प्रकार। अब हम आज जान लेते हैं कि अधिगम के प्रकार कितने हैं। भाई अधिगम कितने कितने प्रकार से एक बालक के अंतर्गत होता है और किस किस अवस्था में कौन कौन सा अधिगम होता है, तो इसको हम जरूर जान लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ऐसे इस पे बहुत पूछे जाते हैं। अनुकरण विधि में कौन, अनुकरण विधि के अंतर्गत कौन सा अधिगम बालक के अंतर्गत होता है, अब आप बताइए भाई, ठीक है। या पूछ लेगा प्रयत्न एवं भूल के विधि के अंतर्गत कौन सा अधिगम होता है, विकल्प में दिया रहेगा, बताइए। तो इसको आपको समझना जरूरी है। या आपसे पूछ लेगा किशोरावस्था में बालक के अंतर्गत कौन सा अधिगम होता है, तो विकल्प में दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको ये प्रकार जानना बहुत जरूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जान लीजिए आपके लिए। तो इसको आप समझिए बेहतर से और इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन न समझ में उसको मैंने बता दिया कि आप हमारे व्हाट्सएप पे जाकर जो है उस पर आप भेज देंगे और हम जरूर आपको इसको बताएंगे, ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे उस टॉपिक पर, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। गामक अधिगम। गामक अधिगम क्या है भाई? गामक अधिगम का मतलब होता है शारीरिक क्रिया के द्वारा अस्थायी परिवर्तन। देखिए, शारीरिक क्रिया के द्वारा अस्थायी परिवर्तन, जैसे अब आप जब देखते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं, ऐसे कह सकते हैं किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, जो जन्म से इसका जो मानक है जन्म के बाद शुरू होता है, तो जन्म के बाद जो समय शुरू होता है बालक का शैशवावस्था होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था में जैसे बालक जब जन्म हो जाता है धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाता है, मुख से किलकारियां मारता है ना। तो ये सब जो भी क्रियाएं करता है वो कौन सा क्रिया कर रहा है? शारीरिक क्रिया कर रहा है, ठीक है। जैसे जो है कोई भी वस्तु दे दीजिए बच्चे को तो वो पकड़ता है फिर गिरा देता है, तो इससे उसको आनंद मिलता है। तो उसको पकड़ना गिराना ये सब जान लीजिए वो सीख रहा है। तो सीख रहा है तो कौन सी क्रिया कर रहा है? शारीरिक क्रिया कर रहा है। और ऐसी शारीरिक क्रिया के द्वारा बालक में जो भी अस्थायी परिवर्तन होता है वो क्या है? अधिगम है, ठीक है। तो शारीरिक क्रिया के द्वारा अधिगम कौन सा है? गामक अधिगम है, ठीक है। जैसे नृत्य कार्य करना, मतलब वही मैंने बताया, डांस करना, नाच, है ना, कार चलाना, साइकिल चलाना, है ना, कोई भी वाहन चलाना, ये सब इसके लिए क्या कौन सी क्रिया है? शारीरिक क्रिया। ये कौन सा अधिगम कहलाएगा? गामक अधिगम कहलाएगा, ठीक है। घुड़सवारी करना, व्यायाम करना, ये सब जितनी भी क्रियाएं जो किसी भी बालक के शारीरिक क्रिया द्वारा की जाती हैं वो उसके लिए कौन सा अधिगम कहलाता है? गामक अधिगम कहलाता है। क्लियर? हाँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको भी ध्यान दीजिएगा। गामक अधिगम जो होता है वो अनुकरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। मतलब बालक अनुकरण करके जो है जो भी सीखता है उसके लिए क्या है? गामक अधिगम माना जाता है। और यह गामक अधिगम कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद कर लीजिए। गामक अधिगम में अनुकरण विधि और शैशवावस्था, जिसके अंदर बालक शारीरिक क्रिया के द्वारा कोई भी अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है तो क्या कहलाएगा? अधिगम। क्लियर? चलो, दूसरा पॉइंट है हमारा प्रतिबोधनात्मक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम क्या है भाई? प्रतिबोधनात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक में कुछ विशेष संप्रत्यय होते हैं। संप्रत्यय जैसे प्रत्यय, संप्रत्यय आप सुने होंगे, मतलब मस्तिष्क में कुछ ऐसे किसी वस्तु विशेष के विषय में एक प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। एक जैसे अभी हमने हाथी का नाम, हाथी एक जान लीजिए वो शब्द है, हमने हाथी नाम ले लिया। जैसे हाथी का नाम लेंगे तुरंत बालक के मस्तिष्क में
उसका एक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। आखिर हाथी कैसी, हाँ ऐसी रहती है ना, तो कुछ ऐसे ही कोई भी, जैसे किसी भी मोबाइल का नाम ले लिया गया, गाय का नाम ले लिया, कोई भी जानवर का, कोई वस्तु का नाम जैसे लेते हैं, तुरंत बालक के मस्तिष्क में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी प्रति क्या करता है, प्रतिबोध करता है, और उसका एक संप्रत्यय के माध्यम से करता है। ध्यान, संप्रत्यय होता है, उससे उसके अंतर्गत कोई भी शब्द कह सकते हैं, भाषाई कौशल, शब्द जितने भी होते हैं, जैसे बालक के सामने रखे जाएंगे, उसके प्रति बालक अपने अंदर के मस्तिष्क में क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, और उस प्रतिबिंब के माध्यम से बालक जो उसके प्रति सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वो कौन सा अधिगम कहलाता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहलाता है। क्लियर? तो दूसरा प्रकार क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जैसे कि इसमें ध्यान देंगे, प्रतिबोधनात्मक जो अधिगम होता है, इसमें प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किया जाता है, जो अधिगम के सिद्धांत में आप लोग थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अभी मैं उस पर बेहतर वीडियो बनाऊंगा, चर्चा करूंगा, समझाएंगे भी, लेकिन अभी जानते रहिए कि प्रतिबोधनात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रयत्न एवं भूल विधि के द्वारा कौन सा अधिगम होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। ओके गाइस। और हाँ, ये अधिगम किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। ठीक, बाल्यावस्था में बालक कुछ जो भी उसके सामने प्रत्यय संप्रत्यय आते हैं, कोई भी वो शब्द का या किसी भी आदेश का या किसी भी वस्तु का नाम या किसी जंतु का नाम उसके सामने रखा जाता है, तुरंत बालक उसके विषय में सोचना शुरू कर देता है, जब मस्तिष्क में उसका एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ठीक, तो चलिए भाई तीसरा हम बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम में भाई संकल्पनाएं करता है, भाई किसी भी चीज के विषय में सोचता है ना, ऐसे संकल्पना करता है, कल्पनाएं करता है कि मतलब इसके अंतर्गत कह दीजिए बालक एक प्रतिभाशाली बालक हो जाता है। कोई भी बालक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जाता है। एज वो जो चिंतन करता है, चिंतन का मतलब होता है किसी भी समस्या के प्रति समाधान के लिए सोचना, चिंतन करना, उसको समाधान करने के प्रति क्रिया करना। तो वो क्या कर रहा है भाई, संकल्पना कर रहा है। तो संकल्पना के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, कल्पनाएं करने के माध्यम से उसके मस्तिष्क में उसका कोई न कोई निर्णय जरूर आता है, सुझाव कोई जरूर आता है। तो उस विषय वस्तु को देखने से या जो उसके माइंड में आया है टॉपिक, उसको देखने से, समझने से की गई कल्पना, मतलब किसी भी विषय वस्तु को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके विषय में जो कल्पना के द्वारा कल्पना करते हैं और सीख जाते हैं। जैसे मैं हमारे पास कोई एक मान लीजिए, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एक बल्ब है, ठीक है, मैंने इसको देखा, ठीक, अब इस पे कल्पनाएं किया कि सोचा कैसे बना है, क्या बना है। तो इसके प्रति हमने क्या किया भाई, इस वस्तु को देखा और उसके विषय में कल्पना किया, ठीक है। और कल्पना करके अब हम कुछ न कुछ अपने अंदर कुछ परिवर्तन इसके विषय में लाएंगे ही। तो जो परिवर्तन लाएंगे, तो हम परिवर्तन लाएंगे, कुछ न कुछ हमारे सामने अस्थायी परिवर्तन दिखाई देगा। तो उससे हम क्या हमको मिलेगा कि हम सीख गए, ठीक है, अधिगम हुआ हमें। तो किसी भी विषय वस्तु के विषय में सोचकर, समझकर, कल्पनाएं करके जब बालक अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है, तो वहां पर बालक के अंदर कौन सा मतलब अधिगम हो रहा है, संकल्पनात्मक अधिगम हो रहा है, ठीक है। ये सूझ विधि, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, सूझ विधि, जो कोहलर महोदय द्वारा दी गई विधि है। और जो है इस पे सिद्धांत भी दिया गया है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो इसको हम भी सिद्धांत के अंतर्गत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए संकल्पनात्मक विधि में अधिगम में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, सूझ विधि। सूझ विधि से बालक के अंतर्गत अधिगम किसके अंतर्गत आता है, संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह अधिगम किस अवस्था में होता है बेटा, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। तो क्लियर हो गया होगा, संकल्पनात्मक अधिगम संकल्पना द्वारा मस्तिष्क में किसी वस्तु को देखने से ये जो भी कल्पनाएं होती है, उसके बालक जो भी सीखता है, उसके लिए क्या है, अधिगम है। और कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, सूझ विधि। और किस अवस्था में होता है अधिगम, किशोरावस्था में होता है। क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा जो है समाप्त हुआ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। नमस्कार।